तो बांग्लादेशी शरणार्थियों का संकट बहुत गंभीर है। और 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना तो ये संकट और भी मुखर होकर सामने आया। इसके अलावा असम का ये मानना है कि उसके रिसोर्सेस पर उसके अधिकार को चुनौती दी गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस हो, टी प्लांटेशंस हो, या फिर असम में इमारती लकड़ी का बड़ा कारोबार होता है तो फॉरेस्ट वुड्स हो, इन सब में असम की जो जरूरतें थी उनका ध्यान नहीं रखा गया, उसके फॉरेस्ट राइट्स को महत्व नहीं दिया गया है। टी प्लांटेशन असम में होता है, हेडक्वार्टर बंगाल में है, रॉयल्टी ज्यादा कहां चली जाती है? बंगाल चली जाती है। असम के संकट में ठीक गैर असमियों के द्वारा संस्कृति पर आक्रमण भी बहुत महत्वपूर्ण है। और गैर असमियों में ये बाहरी लोगों को लेते हैं 3B, बाहर के हैं भूटान, बर्मा, बांग्लादेशी, और 2B अंदर के हैं बिहार और बंगाल से आए लोग। तो बिहारी, बंगाली, बांग्लादेशी, भूटानी और बर्मी, ये सारे लोगों की शरणार्थी संकट ये लोग जूझ रहे हैं। असम में ही राजनीतिक तुष्टीकरण की स्थितियां दिखती हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत, वोट बैंक की राजनीति के तहत बहुत सारे लोगों को ठीक आधार कार्ड से, अभी आपने देखा होगा, स्थानीय नागरिक का दर्जा दे दिया गया। और यही कारण है कि अभी जब CAA NRC प्रोटेस्ट को हम देख रहे हैं तो CAA के अंतर्गत असम का 70%, असम एकमात्र स्टेट है, वैसे तो आप ये ध्यान से समझिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं वो CAA जो कानून है उससे एग्जेम्प्ट किया गया है, सिवाय 30% एरिया ऑफ त्रिपुरा एंड 70% एरिया ऑफ असम। और यही कारण है कि CAA का सबसे ज्यादा विरोध कहां दिख रहा है? असम में और त्रिपुरा में दिख रहा है। तो 70% ऑफ द एरिया जो असम का है, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, इसलिए यहां पर संकट दिखाई दे रहा है, यहां की डेमोग्राफी बदली जा रही है। ठीक, इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस भी कारण रही है। तो ये सारे कारणों से असम में संकट दिखाई देता है। अब देखिए, इन संकटों के समाधान के लिए या इन संकटों के चलते हुए यहां पर बहुत सारे टेरर आउटफिट्स बने हैं, यानी आतंकी संगठन बने हैं, और इनके द्वारा ढेर सारी क्या की गई हैं? डिमांड्स की गई। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि असम में कौन कौन से आतंकी संगठन है और वो किन किन मांगों से जुड़ते हैं। असम में बना जो पहला संगठन था, ठीक है, उसे आसू का नाम दिया गया, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, अब इस ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने 1979 में यह मांग रखी कि असम में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक होना चाहिए, विशेषकर बांग्लादेशी शरणार्थियों के प्रवेश पर। और इन्होंने कहा कि यदि यह मांग नहीं मानी गई तो हम हिंसात्मक आंदोलन करेंगे। ठीक, इस मांग को स्वीकार करते हुए 1985 में असम अकॉर्ड साइन किया गया। 1985 असम, ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि आसू जो एक प्रेशर ग्रुप था वो AGP में बदल गया, असम गण परिषद नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनी। और असम गण परिषद ने चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद वो तब से लगातार मेन स्ट्रीम दलों के साथ मिलकर असम की सरकार से जुड़कर काम कर रही है। इसकी मूल मांग यह थी कि 1971 के बाद भारत आए बांग्लादेशी लोगों को चुनकर उन्हें वापस भेजा जाए, और यही आधार बना असम में CAA का, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करते हैं उसके अंतर्गत, और असम में NRC का भी आधार यही है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जो है। तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप में यही देखा जाएगा कि 1971 के बाद कौन लोग बांग्लादेश से भारत आए हैं, और उन लोगों को पहचान कर अलग किया जाएगा। जिन 18 लाख लोगों की कुछ की बात हो रही है, तो असम में NRC का काम पूरा होने के बाद, असम एकमात्र स्टेट है जहां NRC को एग्जीक्यूट किया गया है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, और उसके अंतर्गत उन लोगों की पहचान की गई है जो अवैध शरणार्थी थे। और इसका आधार मूल रूप से 1985 का असम अकॉर्ड था, जो आसू के साथ किया गया था। हालांकि असम गण परिषद अब पॉलिटिकली इतना रिलेवेंट नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो कभी कांग्रेस के साथ, कभी BJP के साथ मिलकर सत्ता में भागीदारी दिखाती रहती है। ठीक, दूसरा संगठन जो असम में आतंक से जुड़ता है उसका नाम है उल्फा। ये भी 1979 में बना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये दुर्दांत संगठन है, कठोर आतंकी कार्यवाहियों के लिए जाना जाता है। ठीक, तो असम में एक डिस्ट्रिक्ट है शिवसागर, और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के रंगधर क्षेत्र में, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के कौन से क्षेत्र में? रंगधर क्षेत्र में उल्फा का निर्माण किया गया। प्रारंभिक सदस्यों में अरविंद राजखुआ, अनूप चेतिया, प्रदीप गोगोई, परेश बरुआ, ये 3-4 नाम मैं बता रहा हूं, इन लोगों को जाना जाता था। ठीक, अनूप चेतिया जो कि इसके आप क्या कह सकते हैं उपाध्यक्ष के तौर पे थे, वाइस चेयरमैन के तौर पर थे, उन्होंने उल्फा की मांग को प्रस्तुत करते हुए कहा कि हम सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ असम का निर्माण करना चाहते हैं। सोवरेन
सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ असम, तो इसमें समाजवादी विचार है, गणराज्य का विचार है, वामपंथी विचार है, लेफ्ट आइडियोलॉजी यहां पर जुड़ रही है। तो हम सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ असम का निर्माण करना चाहते हैं और हम ये मानते हैं कि अहोम राज्य का भारत साम्राज्य में ब्रिटिशर्स द्वारा पहले इसको अहोम राज्य को जीता जाना, आई थिंक 1824 के करीब ब्रिटिशर्स ने असम को जीता था, ये विलय ही गलत था। इसलिए अहोम राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, अलग देश का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, अब अहोम स्टेट की मांग, मतलब इन्होंने एक संधि को आधार बनाया था, यांडबू की संधि, जो बर्मा पर नियंत्रण के दौरान हुई थी और तभी असम का क्षेत्र अंग्रेजों के पास आया था। तो ये प्री यांडबू स्टेटस की मांग करते हैं। यांडबू ट्रीटी जो 1826 की ट्रीटी है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद, तो ये प्री यांडबू स्टेटस, अहोम स्टेटस की बात करते हैं उल्फा वाले। ठीक, उल्फा के खिलाफ हमने फिर बाद में इनकी गतिविधियों को देखते हुए सैन्य कार्यवाही की। इस कार्यवाही के तहत अनूप चेतिया को तो बांग्लादेश में गिरफ्तार करके रखा गया लंबे समय तक, और बाकी उल्फा के खिलाफ 2003 के करीब भूटान में ऑपरेशन ऑल क्लियर भी चलाया गया, और इससे उल्फा के पैर धीरे धीरे उखड़े या कमजोर हुए। लेकिन फिर भी उल्फा के उग्रवादी फिर दूसरे आउटफिट से जुड़कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं संलग्न बने हुए। वर्ष 2011 में भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच एक शांति समझौता हुआ, सितंबर 2011 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक समझौता हुआ, और इस समझौते में यह तय हुआ कि उल्फा बातचीत के टेबल पर आएगा, यानी अपने हथियारों को धीरे से सरेंडर करेगा। लेकिन यह बातचीत साल भर में ही विफल हो गई और उल्फा ने अपने आप को पीछे खींच लिया, और बोडो क्षेत्र में बोडो और बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ जो आपसी विद्वेष शुरू होता है, उसमें उल्फा की गतिविधियां भी जुड़ जाती हैं, और 2012 से असम में हिंसात्मक घटनाएं दिखती हैं। कोकराझार वायलेंस, यदि आपने नाम सुना होगा, कोकराझार हिंसा, वो दिखाई देती है। तो यहां पर आप देखते हैं कि उल्फा के उग्रवादी जो हैं वो बोडो उग्रवादियों के साथ कहीं ना कहीं नेक्सस बनाकर बाहरी शरणार्थियों के खिलाफ, बांग्लादेशी शरणार्थियों के खिलाफ गंभीर हमले करते दिखाई देते हैं। कोकराझार वायलेंस इतना गंभीर वायलेंस था कि इसके दुष्प्रभाव पूरे देश में देखे गए। ठीक, यहां पर हुआ ये कि एक बोडो नवयुवक की हत्या की गई, और उसके बाद बोडो सशस्त्र क्या कहेंगे युवक बांग्लादेशी मुसलमान जहां बसते थे उन गांवों के गांव पर आग लगा दी, गोलियां चलाई, और ऐसी स्थिति में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ एक विद्वेष भारतीय मुसलमानों में राष्ट्र भर में दिखाई दिया। इस दौरान अलग अलग जगहों पर एसएमएस कैंपेन भी चलाए गए 2012 से 14 के बीच, जहां नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमलों के मामले दिखाई दिए। ट्रेनों की ट्रेनें भरकर नॉर्थ ईस्ट के लोग वापस आते हैं। ये 2012 से 14 के वायलेंस की बात है, और इसमें उल्फा का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तीसरा बड़ा संगठन जो आंसू और उल्फा के बाद असम में दिखता है, उस संगठन का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड 1987 में उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने 1987 में उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने एक विचार दिया कि उत्तरी ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र के उत्तर के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और भूटान की तली पे बसे हुए 4 बोडो बहुल जिलों को मिलाकर बोडोलैंड नाम का एक अलग राज्य बनाना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर 4 जिलों को मिलाकर बोडोलैंड नामक एक अलग राज्य बनाना चाहिए। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने विचार दिए। ये जिले थे कोखराझार, चिरांग, बक्सा और उदयगुरी। कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदयगुरी, इन 4 जिलों को मिलकर इन्होंने कहा बोडोलैंड नामक एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। हालांकि बोडोलैंड की मांग जो है वो 1987 से हुई ऐसा नहीं है। बोडो जनजाति अपने अलग सांस्कृतिक अस्तित्व को लेकर असम से अलग होने के लिए 1960 से लगातार लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन इस लड़ाई को व्यवहारिक रूप देने का काम उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने किया। जब इन्होंने हिंसात्मक तरीके से अपनी मांगों को रखना शुरू किया तो भारत सरकार समझौते के लिए आगे आई। 1990s में वार्ताओं के दौर चले, और वार्ताओं के दौर चलने के बाद एक निर्णय लिया गया कि भाई हम तुमको अलग राज्य तो बनाकर नहीं दे सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हमारे 6th शेड्यूल में यह प्रावधान है, 6वीं अनुसूची में, कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए हम ऑटोनोमस काउंसिल बना सकते हैं, स्वायत्त शासी प्रशासनिक परिषदें बना सकते हैं। इसमें दार्जिलिंग गोरखा लैंड भी, हिल काउंसिल वाला एरिया भी अब शामिल हो गया जब वहां बनाया गया। तो हम 6th अनुसूची के तहत आपके यहाँ ऑटोनोमस काउंसिल बना सकते हैं। तो हम बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाएंगे, जिसके द्वारा बोडोलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरियल डिवीजन, मैं फिर से कह रहा हूं, हम बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाएंगे, जिसके तहत बीटीसी, बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी बोडोलैंड प्रशासनिक क्षेत्र। तो ये काउंसिल है जिसके द्वारा
इस क्षेत्र का प्रशासन किया जाएगा और इस काउंसिल में बोडो प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि बाद में इस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई कि जनसंख्या के आधार पर जब चुनाव होने लगे तो उन चुनावों में बीटीसी में भी बोडो लोगों की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। अब यहां पर ध्यान से समझिए कि बेसिकली जो लड़ाई थी बोडोलैंड की वो ट्राइबल वर्सेस आउटर की थी और ये जो बाहरी लोग थे ये बाहरी थे बांग्लादेशी मुस्लिम्स। लेकिन धीरे से इस लड़ाई ने, बोडोलैंड की लड़ाई ने कम्युनल एंगल ले लिया। कम्युनल एंगल कैसे ले लिया? यहां पर जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है ये क्रिश्चियन डोमिनेंट रखता है, मतलब यहां पर इन जनजातियों में क्रिश्चियन डोमिनेंस रखता है जो अलग देश मांगता है। तो एक क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम हो गया और यहां रहने वाली कुछ जनजातियां या कुछ समुदाय जो हिंदू थे तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। और सीधे सीधे बोडोलैंड की जो लड़ाई आप ये कह सकते हैं क्षेत्रीय स्वायत्तता की लड़ाई थी, उसमें सांप्रदायिक एंगल यानी कम्युनल एंगल क्या हो गया, शामिल। ठीक है। अब इसी क्रम में 2012 से 2014 के बीच असम में सांप्रदायिक हिंसा हुई ऐसा कहते हैं। तो सांप्रदायिक हिंसा का मतलब यही है क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम। ये बोडो वर्सेस बांग्लादेशी है जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम या क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इस दौरान नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का एक ग्रुप है सनोबजीत गुट, इनके भी अलग अलग नाम बन जाते हैं। ये सनोबजीत गुट सबसे सक्रिय नजर आया जिसने बड़े हिस्से पर हिंसात्मक कार्यवाहियों को प्रसारित किया। ठीक है। तो भारत सरकार बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को और प्रभावी बनाते हुए संविधान के दायरे में ही इसे शांत करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अलग राज्य के निर्माण की जो बात है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बोडोलैंड में जिन 4 जिलों की हमने बात की थी, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदयगुरी, उनके साथ आसपास में कई और राज्यों की मांग भी जुड़ती है। तो आप यहां ध्यान से सुनिए, एक अलग से प्रश्न बन सकता है कि असम में कौन कौन से नए राज्यों की मांग दिखाई दे रही है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि असम में सिर्फ बोडोलैंड ही एक अलग राज्य चाहिए, ऐसी मांग नहीं है। असम में इस समय छोटे बड़े 10 से अधिक राज्यों की मांग की जा रही है, जिसमें 4 बहुत डोमिनेंट हैं जिन पे मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो ब्रह्मपुत्रा के उत्तरी हिस्से में बोडोलैंड है जिस पर लेकर बात हो रही है। दूसरा यहां पर मतलब बोडोलैंड के आप पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को यदि जोड़ दें तो यहां पर कामतापुर स्टेट की मांग हो रही है, जहां पर वो कुछ वेस्ट बंगाल के हिस्सों को जोड़ेंगे। तो पहला है बोडोलैंड, दूसरा है कामतापुर, तीसरा यहां पर कार्बी ओंगलोंग स्टेट की मांग की जा रही है, कार्बी ओंगलोंग, और चौथा यहां पर दिमासा लैंड स्टेट की मांग की जा रही है। तो दीज 4 डिमांड्स आर सीन, जिसमें हमने बोडोलैंड की बात की है। बोडोलैंड के बाद जो दूसरी मांग जो है वो है कार्बी ओंगलोंग। ये समझिए क्या है। कार्बी ओंगलोंग असम के 27 जिलों में सबसे बड़ा जिला है और सबसे पिछड़ा जिला है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि आई थिंक इन 2006 भारत सरकार ने 250 सबसे पिछड़े जिलों की सूची बनाई थी, तो उसमें ये सबसे अगड़ा रहा था। मतलब पिछड़े जिलों में भी सबसे पिछड़ा कौन है, कार्बी ओंगलोंग है। तो यहां पर कार्बी ओंगलोंग को अलग राज्य बनाने की मांग के पीछे कारण यही है कि एक तो हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है, दूसरा हमारा विकास नहीं हो पाया है। तो विकासात्मक वंचना की भावना ने यहां पर अलग राज्य की मांग को जन्म दिया और इस मांग के लिए उन्होंने यूनाइटेड पीपल फॉर डेमोक्रेटिक सॉलिडारिटी, देखो ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, अब एक चौथा संगठन बता रहा हूं मैं यहां पर, यूनाइटेड पीपल फॉर डेमोक्रेटिक सॉलिडारिटी नाम का एक संगठन बनाया जिसके नेता थे किरी रंगधर, और इसके नेतृत्व में इन्होंने कार्बी ओंगलोंग स्टेट की मांग को प्रस्तुत किया, कार्बी देश की मांग को प्रस्तुत किया, और ये मांग आज भी जारी है। कामतापुर और दिमासा, पहले इसके नीचे चलते हैं। दिमासा लैंड वाली मांग क्या है इसको समझिए आप। ठीक, दिमासा जो रीजन है, ये दिमासा ट्राइब यहां पर मेनली डोमिनेंट ट्राइब के तौर पर है, और इनका ये मानना है कि हमारे रिसोर्सेज पर, विशेषकर ऑयल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज पर, ठीक है, बाहरी लोगों ने नियंत्रण कर लिया है। तो ये फॉरेस्ट का, माइनिंग का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लैंड एक्विजिशन का, इन सब चीजों का विरोध करते हैं। और एक संगठन इन्होंने बनाया है दिमासा क्षेत्र में जिसका नाम है, एक 5वां संगठन हो गया अब आपका, ब्लैक विडो। ठीक है, काली विधवा नहीं, संगठन का नाम है
ब्लैक विडो 2004 में ये संगठन बना, प्रणव नूसिया इसका नेता बना, और ये संगठन जाना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप पर बम्बार्डी उसके लिए, यानी सड़क उखाड़ दो, पुल तोड़ दो, बिजली के खंभे निकाल दो, तार उखाड़ दो, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप पर अपने हमलों के लिए ये संगठन जाना जाता है। और इस संगठन की मांग है कि हमें दिमासा लैंड चाहिए, और दिमासा लैंड के अंतर्गत इन्होंने कुछ कार्बी आंगलोंग का क्षेत्र मांगा है, कुछ नागा क्षेत्र भी मांगा है। तो इन्होंने दिमासा लैंड के अंतर्गत कछार, नागौन ये जिले हैं उनका कुछ हिस्सा मांगा है। ठीक, इसके अलावा दीमापुर नागालैंड का कुछ रीजन माना है, दीमा हसाओ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, कछार डिस्ट्रिक्ट, नागौन डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट, इनके क्षेत्र मांगे हैं। अब आप स्वाभाविक रूप से देखिए, यदि इनकी बात मानी जाएगी तो ये नाराज होंगे, यदि इनकी बात मानी जाएगी तो ये नाराज होंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं जनजातियों में आपसी लड़ाई ही इतनी मुखर हो जाएगी कि यदि एक राज्य बनाया तो दूसरा नहीं मानेगा। जैसे नागालिम में है, यदि नागालिम बना दिया तो मणिपुर, असम और अरुणाचल नाराज हो जाएंगे, और यदि नहीं बनाएंगे तो नागा नाराज रहेंगे। तो इनका आपसी, ये आपस में तो तय कर ले, पहले आपस में लड़ना बंद करें, फिर भारत सरकार से लड़ाई के बारे में सोचा जाए। तो इनके म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट ही यहाँ पीस को लाने में सबसे बड़ा संकट है। चौथा राज्य जिसे कामतापुर कहा गया है, यहां पर जो जनजाति रहती है उसे राजबंगिस कहा जाता है। राजबंगिस ट्राइब है, डोमिनेंट ट्राइब। और कामतापुर का रीजन वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है, यहां पर बोडो रीजन से एसोसिएटेड है, नीचे मेघालय के कुछ क्षेत्रों से एसोसिएटेड है। तो इन्होंने अपने लिए, इन्होंने सबसे पहले तो ये किया, कहा कि देखो आपने दिमासा को ऑटोनॉमस काउंसिल दे दी, आपने बोडो को ऑटोनॉमस काउंसिल दे दी, सिर्फ हम ही हैं जिनको ऑटोनॉमस काउंसिल नहीं दिए। तो सबसे पहले इनकी नाराजगी इसको लेकर है कि राज्य नहीं दे रहे, तब तक 6वीं अनुसूची की ऑटोनॉमस काउंसिल तो दे दो। और ऑटोनॉमस काउंसिल मिलने के बाद हम नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न असम के कुछ जिलों को मिलाकर कामतापुर स्टेट चाहते हैं। और कामतापुर स्टेट के लिए अब ये देखिए 5वां संगठन था, इन्होंने एक 6वां संगठन बनाया है, कामतापुर लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया है। कामतापुर लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया। अब देखिए, ये जो कामतापुर की मांग है, ये वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड की, विमल गुरु वगैरह जो चाहते हैं, गोरखालैंड की मांग से अड़ रही है। ये मांग जो है ये यहां पर बोडोलैंड की मांग से अड़ रही है। मतलब यदि हम कामतापुर बनाते हैं तो यहाँ गोरखालैंड का संकट हो जाएगा, यहाँ बोडोलैंड का संकट हो जाएगा, तो फिर ये राजबंगिस वर्सेस बोडो, राजबंगिस वर्सेस गोरखा, यानी फिर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है जो असम में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से असम में 4 राज्यों की मांग चल रही है, और असम के 30 से अधिक जो आपके संगठन हैं, उनमें से इस समय सबसे सक्रिय संगठनों में यदि आप देखें तो उल्फा को लिया जा सकता है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड को लिया जा सकता है, कामतापुर लिबरेशन आर्मी को लिया जा सकता है, ब्लैक विडो को लिया जा सकता है, यूनाइटेड पीपल फॉर डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी को लिया जा सकता है। यानी 6 में से 5 अभी भी एक्टिव रूप में अलग अलग मांग कर रहे हैं, और सब अपने अपने राज्यों की मांग से जुड़े हुए हैं। सिर्फ आसू जो था, जो स्टूडेंट यूनियन वाला था, वो असम गण परिषद के तौर पर पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में, ठीक है, आगे चला गया है। वर्तमान दौर में असम की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती सीए एनआरसी कॉन्फ्लिक्ट ही है, जिसके माध्यम से या जिसके कारण से वहां सांप्रदायिक संघर्ष, क्षेत्रवादी संघर्ष, शरणार्थियों के खिलाफ लड़ाई, भीड़ में हिंसा वाली चीजें, ये सारे सुरक्षा की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। और इसलिए सरकार ने अपने तरीके से निर्णय लिया है या असम को पैसिफाई करने के लिए कोशिश की है कि हम यहाँ जो एनआरसी की प्रक्रिया हुई है उसमें आपको बार बार मौका देंगे, और अलग अलग स्टेजेस पर आपको इसमें अपने आप को साबित करने का मौका दिया जाएगा। तो ये कहानी हुई असम की कहानी। अब हम अगले स्टेट पर चलते हैं असम के बाद, और दूसरा स्टेट असम के बाद जो अशांत राज्य के तौर पर जाना जाता है उसका नाम है नागालैंड। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने नागा अकॉर्ड सत्ता में आने के बाद साइन किया था, और ये कहा था नॉर्थ ईस्ट में ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उसके फोटोज कई जगह प्रचलित हुए थे। और नागा संकट जो है उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाववादियों में नागा अलगाववाद सबसे पुराना अलगाववाद है, सबसे सक्रिय अलगाववाद है। जैसे राज्य पुनर्गठन में हम आंध्र प्रदेश का उदाहरण नहीं लेते हैं, दैट आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू रिवोल्ट अगेंस्ट रिवोल्ट फॉर लिंग्विस्टिक इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी, तो वैसे ही नागालैंड है यहाँ पर। तो देखिए कहानी है नागालैंड की, ठीक। और नॉर्थ ईस्ट के स्वरूप में या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में यदि हम जहां पर इस ढंग से लेते हैं ना, ये तो ये वाला जो इलाका है नागालैंड का इलाका, इसको यदि हम चित्र के तौर पर देखने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके का इलाका बनकर हमारे सामने आता है। रादर इसको नीचे ऐसे कर दें, ये ऐसा। तो ये है आपका नागालैंड, ठीक है। अब देखिए इस नागालैंड का अपना एक रिच हिस्ट्री है, या इस नागालैंड का अपना एक इतिहास है, ठीक। यहां नागा रियासत या नागा शासकों का शासन था।
तो नागालैंड में बहुत सारी ट्राइब रहती हैं। पहले ये समझिए ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है जहां पर नागा समुदाय है, जिसके अंतर्गत अंगामी, आओ, कोन्याक, लोथा, रिंगमा, अंगामी, आओ, कोन्याक, लोथा, रिंगमा जैसी डोमिनेंट ट्राइब्स यहां पर दिखाई देती हैं। इस नागा ग्रुप के अंतर्गत आती है। सो नागा इज नॉट अ ट्राइब बट नागा इज अ ग्रुप नेम फॉर अ ट्राइब। ठीक है। 1826 में जब असम को एनेक्स किया गया या अंग्रेजों द्वारा यांडबू की संधि के बाद असम पर नियंत्रण किया गया तो ये नागा क्षेत्र सीमित रूप में प्रभाव में आया। लेकिन 1882 में अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से नागा पहाड़ी क्षेत्र को नागा शासकों को अपदस्थ करते हुए ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र के रूप में बदल दिया गया। इससे नाराज होकर वहां के राजा जादोनट का नाम आता है। उन्होंने नागा विद्रोह की शुरुआत की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनकी अल्पवयस्क साथी कहा जाता है रानी गुडेलियू तक चलता है, जो भारत में नागा विद्रोह ट्राइबल रिवोल्ट के तौर पर देखा जाता है। तो नागाओं ने ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने क्षेत्र को अधिकार में लेने का विरोध किया। ठीक है, क्योंकि वो पृथक सांस्कृतिक अस्मिता के लिए जाने जाते थे। 1918 में एक नागा क्लब बना और ये नागा क्लब बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। एक नागा फ्रेंच लेबर ग्रुप था। उस नागा फ्रेंच लेबर ग्रुप के 20 लोगों ने आपस में मिलकर नागा क्लब बनाया और इस क्लब ने साफ साफ कहा कि हम ब्रिटिश भारत या स्वतंत्र भारत किसी का भी हिस्सा होना नहीं चाहते हैं। 1929 में साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम देते हुए उन्होंने साफ साफ कहा, प्लीज लीव अस अलोन, वी आर केपेबल इनफ टू डिफाइन अवर डेस्टिनी। हमें अकेला छोड़ दो, हम सक्षम हैं कि अपने भविष्य को तय कर सकें। और ये नागा क्लब पहली अभिव्यक्ति है कि नागालैंड भारत के साथ रहने के लिए क्या कहिए इच्छुक नहीं है। 1946 में, अब इसके बाद हम सीधे आगे चलें तो ठीक, नागालैंड में एक नेता अंगामी जाति से थे, ए जेड फिनो, अंगामी जेड फिजो, PHIZO, अंगामी जेड फिजो आते हैं और वो NNC नाम का संगठन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से नागा इंसर्जेंसी की शुरुआत होगी। अंगामी जेड फिजो द्वारा नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना की जाती है और नागा नेशनल काउंसिल ये साफ साफ कहती है कि हमें स्वतंत्र नागा राष्ट्र चाहिए, हमें नागालिम चाहिए। और नागालिम या नागा राष्ट्र का मतलब है नॉर्थ ईस्ट के नागा बहुल्य क्षेत्र जो जहां भी हैं, चाहे वो बर्मा में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हो, उनको मिलाकर हमें एक राष्ट्र बनाना है। और नागा नेशनल काउंसिल भारत में विलय का विरोध करती है जब देशी रियासतों का या क्षेत्रों का विलय हो रहा था। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए नागा नेताओं और वहां के ब्रिटिश प्रशासक या आजादी के बाद भारत सरकार ये कोशिश करती है कि उनको जोड़ने की कोशिश की जाए और 1947 में एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन होता है, 9 बिंदु समझौता। ठीक, ये 9 पॉइंट एग्रीमेंट जो है ये नागा नेता जो हैं टी सकीरा इमकोंग लिब्बा, टी सकीरा इमकोंग लिब्बा, ये दोनों नाम याद रखना, सकीरा और इमकोंग लिब्बा, ये करते हैं नागालैंड या उस क्षेत्र के आप क्या कह सकते हैं गवर्नर के साथ, जिसका नाम था अकबर हैदरी। तो याद रखिएगा इसे अकबर हैदरी एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसमें नागालैंड को यह कहा गया कि यू कैन हैव योर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम जम्मू कश्मीर को कुछ रियायतें दी थी ना, यू कैन हैव योर ओन फ्लैग, यू कैन हैव योर लैंड एक्विजिशन लॉज, यू कैन हैव द प्रोविजंस लाइक इनर लाइन परमिट। यानी हम नागा क्षेत्र को विशेष रियायतें देंगे, विशेष सुविधाएं देंगे, उन्हें अपना संविधान, अपना ध्वज या अपनी भूमि पर नियंत्रण, भूमि पर अधिकार, प्रवेश के नियम, ये सब तय करने का अधिकार होगा। इसे ही 9 पॉइंट एग्रीमेंट कहा गया। ये उन्होंने कहा कि यू जस्ट एक्सेप्ट दैट यू विल लिव इन द एम्बिट ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता के अंदर अपने अस्तित्व को स्वीकार करो, आपके पृथक जरूर इच्छाओं का ध्यान रखा जाएगा। ठीक, लेकिन इस 9 पॉइंट एग्रीमेंट को फिजो ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये कोई समझौता नहीं है, मेरे को अलग देश चाहिए। और इस फिजो ने मार्च 1952 में ठीक नागा फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी और नागा फेडरल आर्मी बना ली। इसका मतलब समझेंगे, जैसे अंग्रेजों के काल में हम बोलते हैं स्वतंत्र सरकार बना ली थी बलिया, सतारा, तामलुक में, या हम 1930s में बोलते हैं सूर्य सेन ने। तो इन्होंने सीधे सीधे नागा फेडरल गवर्नमेंट एंड नागा फेडरल आर्मी बना ली। मतलब अपने आप को भारत से क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, समानांतर सरकार चलाने लगे। और इसी को कहते हैं भारत में उत्तर पूर्व में उग्रवाद की शुरुआत, जो फिजो के नेतृत्व में 1952 के बाद दिखाई देती है। और यही कारण है कि भारत सरकार को यहां
ना सिर्फ सेना भेजनी पड़ी बल्कि सेना को विशेष अधिकार भी देने पड़े, और इसीलिए वो जिस कानून के बारे में आप सुनते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आफ्स्पा, आफ्स्पा लगने वाला पहला राज्य भी कौन सा था? नागालैंड था, जहां 1958 में आफ्स्पा लगा। अब नागालैंड अशांत है, आफ्स्पा लग गया है, तो नेहरू जी ने एक रणनीतिक खेल खेला। 9 पॉइंट एग्रीमेंट से नागा आंदोलन दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है, एक उदारवादी नेता और एक कट्टर नेता। उदारवादी में इमकोंग लिब्बा जैसे नेता हैं और कट्टर में फिजो हैं। तो नेहरू जी ने फिर समझौते का एक प्रस्ताव दिया इमकोंग लिब्बा के साथ मिलकर। उन्होंने कहा कि देखो, राष्ट्रवाद तो छोड़ दो, हम असम से अलग नागा राज्य बना देते हैं, नागालैंड बना देते हैं। और इसीलिए असम से अलग होकर 1963 में जो पहला राज्य बना, उस राज्य का नाम था नागालैंड। यानी नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर, मतलब असम प्लस नेफा, तो असम से अलग होकर पहला बनने वाला राज्य इसलिए नागालैंड कहलाया। और इससे नागा विद्रोह या नागा आंदोलन दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन इसके बावजूद फिजो ने एनएनसी के माध्यम से अपना संघर्ष जारी रखा। परिस्थितियां बदलती हैं 1971 के बाद। 1971 में बांग्लादेश का बनना एक बड़ा बदलाव था नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में, और इसको समझिए कैसे। बांग्लादेश बनने से पहले वहां पूर्वी पाकिस्तान था, और पाकिस्तान की दृष्टि हमेशा एंटी इंडिया होती है, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट में जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जितने भी अलगाववादी ग्रुप थे, पाकिस्तान ना सिर्फ उनको पैसा, प्रश्रय, प्रशिक्षण देता था, बल्कि उन्हें अपने यहां बचाकर भी रखता था। यानी पाकिस्तान इनको प्रमोट करता था। लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद अब बांग्लादेश से उनको सहायता मिलनी बंद हो गई, क्योंकि पाकिस्तान नहीं रहा, बांग्लादेश बन गया। तो नागा विद्रोह ही उस समय मेन विद्रोह था। दूसरी बात क्या हुई कि जो सेना थी, अब वो जब वहां पर देख रही थी कि एक्सटर्नल फ्रंट पर लड़ाई है, तो वहां सैन्य कार्यवाही भी थोड़ी मुखर रूप से दिखाई देने लगी, थोड़ी आक्रामक रूप से दिखाई देने लगी। ठीक है, बांग्लादेश बर्मा से मदद मिलनी बंद हो गई है, सेना का रवैया आक्रामक हो गया है। तो ऐसा परिस्थिति बनी कि अब नागा नेशनल काउंसिल को समझौते के लिए आगे आना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। और नागा पीस में सबसे महत्वपूर्ण ईयर के तौर पर जाना जाता है, फिर राज्य बन गया 1975, जहां शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके अंतर्गत नागा विद्रोहियों ने कहा कि हम बातचीत करेंगे, अलग राज्य के लिए बात करेंगे, हमको अलग देश वाली बात को सरेंडर करने के लिए हम किसी न किसी लेवल पर तैयार हैं। एनएनसी के अब नेता, ये लिब्बा वाली लीग के ही नेता है जिसने राज्य बनवाया, उदारवादी। इनका नाम था आई थिंक जेड ह्यूरे, HUIRE, जेड ह्यूरे। तो जेड ह्यूरे ने भारत सरकार के साथ मिलकर समझौता किया, और यह समझौता एक त्रिपक्षीय समझौता कहलाएगा। त्रिपक्षीय मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एंड नागा नेशनल काउंसिल लिबरल ग्रुप इन द लीडरशिप ऑफ जेड ह्यूरे, और इसी को कहा गया शिलोंग अकॉर्ड। ठीक, लेकिन इस शिलोंग अकॉर्ड के खिलाफ लगभग 140 लोग जो एनएनसी के थे, ठीक, पलायन करके चीन और बर्मा चले गए। और चीन और बर्मा में रहकर उन्होंने कहा कि हम शिलोंग अकॉर्ड को नहीं मानते, हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम भारत के अंतर्गत रहना नहीं चाहते, और हम अपनी आजादी की लड़ाई को जारी रखेंगे। इन 140 लोगों के नेता का नाम था इसाक मुइवा, नाम था इसाक मुइवा। तो ये जो 140 लोग, या टी मुइवा, और फिर उसी के वंश में आएंगे, तो इनके नेतृत्व में ये गए, और इन्होंने ही, मुइवा ने 1980 में अब एक नया संगठन बना लिया, क्योंकि एनएनसी ने तो बातचीत कर ली है, एनएनसी तो डाइल्यूट हो गया है। उसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो व्हेन यू डिस्कस इंसर्जेंसी इन नागालैंड, यू बेसिकली गोइंग टू सी टू आउटफिट्स या टेरर आउटफिट्स ओवर देयर। द फर्स्ट आउटफिट इज, जो पहला संगठन है वो है नागा नेशनल काउंसिल, जो आजादी से पहले ही बन जाता है, नागा क्लब से प्रेरित। और दूसरा है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो शिलोंग अकॉर्ड के बाद नाराजगी में बनाया गया, और इसका लक्ष्य था, अब इन्होंने नया नाम दिया, ग्रेटर नागालैंड। और ग्रेटर नागालैंड का मतलब वही था, वही नागा बहुल क्षेत्रों को जोड़कर एक नागा राष्ट्र का निर्माण करना। आगे चलकर ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण दो हिस्सों में बट गई। एक कहलाया इसाक मुइवा गुट, IM गुट। ठीक, क्यों इसाक मुइवा गुट इसलिए कहलाया क्योंकि इसके दो नेता थे। पहले नेता का नाम था इसाक सू, अब ये सब नाउन में है, स्पेलिंग्स में देख लीजिएगा, इसाक सू। और दूसरे का नाम था, जो हमने कहा, टी मुइवा। तो इन दोनों से मिलकर नाम बना इसाक मुइवा, दो लोग थे। और दूसरे गुट को नाम दिया गया खपलांग। ठीक है, 1990 में जब फिजो की
मृत्यु हो गई, आई थिंक इन लंदन और समवेयर ही डाइज, तो उसके बाद नागा आंदोलन का नेतृत्व इसाक मुइवा गुट को मिला, यानी नागा विद्रोह का रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना इसाक मुइवा, क्योंकि वही एक्टिव होकर भारत में काम करता था। खापलांग गुट ने अपना बेस पहले चाइना में, उसके बाद बर्मा में बना लिया। मतलब खापलांग जो नेता थे वो भारत के बाहर रहकर गतिविधियों को करते थे, और इस तरीके से ये जो विभाजन हुआ ये 1988 में हुआ। इसाक मुइवा गुट क्योंकि मेन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप था, तो भारत सरकार ने सोचा कि चलो भाई कोशिश करते हैं कि हम इनसे समझौते का प्रयास शुरू करें, और 1990s में नागा पीस प्रोसेस की शुरुआत होती है। इसकी प्रारंभ करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव 1995 में पेरिस में जाकर मुइवा से मिलते हैं और मिलकर ये बात करते हैं कि भारत के दायरे के अंदर आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, आप प्रयास कीजिए, बातचीत के टेबल पर आइए। ठीक, इसके बाद देवीगौड़ा इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं, और फिर इन प्रयासों में सबसे प्रभावी परिणाम 1997 में मिलता है, जब इसाक मुइवा गुट पहली बार सीज फायर के लिए तैयार होता है। हालांकि ये सीज फायर थोड़े दिन बाद फेल हो जाता है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी कोहिमा जाते हैं, और कोहिमा में जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक स्पीच देते हैं, जिसमें वो नागा भाषा में वहां के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे लोग हैं और आप में हम में अंतर नहीं है, हम भाई बहन की तरह हैं। और इस कोहिमा स्पीच के कारण ऐसा कहा जाता है कि स्थितियां इतनी डाइल्यूट होती हैं कि वो ग्रेटर नागालैंड राष्ट्र की जो विघटनकारी मांग थी अलग देश वाली, उसको छोड़कर अब वो कहते हैं कि भारत के संविधान के दायरे में ही नागा बहुल क्षेत्रों में हमको एक राज्य बनाकर दे दो जिसका नाम हो नागालैंड। तो राष्ट्र से राज्य की मांग तक लेकर आने के काम वाजपेयी जी को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1997 के बाद 80 दौर की वार्ताएं हुई, और फिर 2003 में अंततः ये तय हुआ कि अब ये लोग अलग राष्ट्र की मांग नहीं राज्य की मांग करेंगे। हालांकि अभी भी इनकी कुछ मांगें ऐसी थीं जिनको लेकर सहमति नहीं बन सकती थी, या भारत के जो एकता अखंडता ब्रिगेड के लोग हैं वो इससे बहुत नाराज होंगे, क्योंकि नागा लोग अपने लिए अलग संविधान मांग रहे थे, वो अपने लिए अलग झंडा मांग रहे थे, वो 371 के अलावा ढेर सारी रियायतें मांग रहे थे, और उनका ये कहना था कि हमें अपनी भूमि पर अधिकार, अपनी मतलब संस्कृति का अधिकार प्रभावी रूप से दिया जाए। तो हमने कहा इन सब पर धीरे धीरे बात करेंगे, और इस तरीके से 2003 में इसाक मुइवा के साथ दूसरा समझौता आगे बढ़ा। इसके पहले 2001 में खापलांग गुट के द्वारा सीज फायर यानी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए बर्मा से ही, ठीक है। और ये जो शांति थी, इसाक मुइवा वाली शांति, तो आप देखेंगे आई थिंक 2003 से चल रही है, और 2015 में मोदी जी नागा पीस अकॉर्ड करेंगे। खापलांग वाली शांति 2015 में ये भी भंग होती है, जब ये लोग नागा समझौता इसाक मुइवा से किया जाता है, और खापलांग गुट चंदेली हमला करता है, जहां 18 डोगरा राइफल के जवानों की क्या करता है, हत्या करता है। अब देखो ओवरऑल सिनेरियो क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करो। वर्ष 2000 के बाद नागा विद्रोह कई हिस्सों में बढ़ गया है। इसाक मुइवा गुट रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद अब उतना ताकतवर नहीं रहा।